नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, ये जो हमारी क्लास है ये ईओ एओ एंड एपीएफसी से संबंधित है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ मॉक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू एग्जाम बी। एग्जाम बी में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आज की हम अपनी क्लास में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहां पर कुछ टर्म्स है और दूसरी साइड एक लिस्ट है जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि उन टर्म्स का क्या अर्थ है। ये जो जितने भी टर्म्स है ये बेसिकली दिए गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से सीधे उठाए गए हैं। ये 2021 में पूछा गया था। ये तो पहला टर्म है क्लोजर, दूसरा वर्कमैन, तीसरा स्ट्राइक और चौथा है लॉकआउट। तो क्लोजर का अर्थ होता है जब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री या फैक्ट्री मैनेजमेंट के थ्रू या एम्प्लॉय के थ्रू बंद कर दी जाती है, एम्प्लॉयर के थ्रू बंद कर दी जाती है। तो पहला हो जाएगा यहाँ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ए का 1 हो जाएगा। वर्कमैन कौन होते हैं? वर्कमैन होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उनको वर्कमैन कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा 2। स्ट्राइक का अर्थ होता है जब एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, काम को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं, यानी काम को नहीं करते हैं, तो स्ट्राइक। तो सी के लिए हो जाएगा सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉइज। लॉकआउट, लॉकआउट जो शब्द है ये बेसिकली यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, जब मैनेजमेंट किसी कारणवश काम को बंद कर देते हैं, यानी फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई भी इंडस्ट्री को थोड़े समय के लिए बंद कर देते हैं, तो उसे लॉकआउट कहा जाता है। तो इसके लिए हो जाएगा 3, यानी 1, 2, 4 एंड 3। तो यहां पर साइड में जो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, अब ये मैंने वेबसाइट से लिए हैं सीधे, इसलिए यहां पर नंबरिंग अलग अलग है, आप इसको दूसरा ही मानिए। Who is an adolescent as per the Factories Act 1948। यहां पर एक चीज और भी है, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली, अब फैक्ट्रीज एक्ट जो एक्ट 1948 है ये 60 पेज का एक्ट है। अब इसमें कई सारे सेक्शन है और बहुत सारी चीजें फालतू की भी लिखी हुई है। फालतू की तो नहीं, मतलब वो रिलेट करती हैं एक्चुअली में इंडस्ट्री से। हमारे पेपर से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन बच्चे उसे पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर उन चीजों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कितनी सिंपल सी बात लिखी है। ये शायद आपको तीसरे या चौथे पेज में ही उसमें साफ साफ लिखा है। एडोलसेंट का क्या अर्थ है, ठीक है, चाइल्ड का क्या अर्थ है, वहां पर यंग पर्सन का क्या अर्थ है, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या अर्थ है, वहां पर क्लियरली मेंशन है। तो एडोलसेंट का अर्थ होता है कि वो हैज कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर, क्या ये अर्थ है? या वो जो 18 साल से कम है वो एडोलसेंट कहलाएगा, या वो बच्चा जो 14 साल का तो हो चुका है पर अभी 18 साल का नहीं हुआ है, क्या वो बच्चा एडोलसेंट कहलाएगा? या फिर वो बच्चा जो 16 साल का है, 16 साल का हो चुका है पर अभी 18 साल का नहीं हुआ है। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि बच्चा जब 15 साल का हो चुका है और अभी 18 का नहीं हुआ है, इसकी बीच की एज के बच्चे को ही बोला जाएगा एडोलसेंट। यहां पर चाइल्ड किसे कहा जाएगा? तो वो इंसान जो अभी 14 साल का नहीं हुआ है, उससे छोटा, उसको यहाँ पर चाइल्ड बोला जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट के यहाँ पर जितने भी प्रोविजन है वो आप जरूर से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है व्हाट इज, थर्ड क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो है ये क्वेश्चन आया है ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो वहां पर जो है बेसिकली दिया गया है कि एक ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? 2, 3, 7 या 10। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 लोगों की वहां पर जरूरत होती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कौन करता है? तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो एक रजिस्ट्रार जो होता है उसको नियुक्त करती है, वो इनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ये रजिस्ट्रार देगा, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पेबल टू द एम्प्लॉयज अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। अब इसमें समय समय पर अमेंडमेंट भी होते रहे। पहले 3.5 लाख 3,50,000 के आसपास थी और अब बढ़ते बढ़ते इसका बहुत ज्यादा अमाउंट हो चुका है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था पेपर के टाइम पे, लेकिन जब 2017 में आई थिंक इसका थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बाद बढ़ाकर जो इसकी लिमिट है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा गया है, दूसरे में 10 लाख, तीसरे में पहले में 7,50,000, दूसरे में 10 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 20 लाख। तो इसका सही उत्तर है 20 लाख रुपीज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन अडल्ट, यहां पर ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अडल्ट की हफ्ते में वो कितने घंटे मैक्सिमम काम करेगा उसकी परिभाषा अलग है, और जो चिल्ड्रन है या जो जिसको एडोलसेंट कहते हैं उसकी अलग अलग यहाँ पर जो है मैक्सिमम वर्किंग आवर होती है, ठीक है, वीक में। तो पहला ऑप्शन है 35 आवर्स, दूसरा है 40 आवर्स, तीसरा है 45 आवर्स, चौथा है 48 आवर्स। तो जो अडल्ट वर्कर है उसे एक दिन में मैक्सिमम जो है वो 9 आवर्स के लिए वर्क लिया जा सकता है, जिसमें एक घंटे का जो आर एक आवर का जो रेस्ट है वो इंक्लूड है, यानी उसे कितने घंटे काम करना है, तो आप 9 - 1 कर देंगे तो वो एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, और हफ्ते में 6 दिन, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये भी कहता है कि किसी भी इंसान से एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा मतलब एक छुट्टी उसे देनी ही देनी है। तो 8 × 6 कर लेंगे आप, सीधे सीधे आ जाएगा 48 आवर्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? तो कह रहा है वो मैक्सिमम टाइम बताइए जिसके अंदर जो मिनिमम वेजेस की जो परिभाषा है उसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज कर देगी। क्या वो 2 साल है, हर 2 साल में रिवाइज होगा, हर 3 साल में होगा, हर 4 साल में होगा, या फिर 5 साल में होगा? तो यहां पर सही उत्तर है 5 साल। 5 साल में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस की जो परिभाषा है उसको चेंज करेगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ मॉक क्वेश्चंस है जो बनाए हैं। विच टाइप ऑफ यूनियन रिलाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग एज इट्स मेन मेथड ऑफ अचीविंग इट्स गोल्स? पहला ऑप्शन दे रखा गया है बिजनेस यूनियन, दूसरा दे रखा है फ्रेंडली यूनियन, तीसरा दे रखा है रिवोल्यूशनरी, और चौथा दे रखा है प्रीडेटरी यूनियन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया गया है रॉबर्ट एफ हॉक्सी के थ्रू, ठीक है। ये जो थे रॉबर्ट एफ हॉक्सी, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, ठीक है। ये इकोनॉमी के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने ट्रेड यूनियन को बेसिकली 5 उसमें कैटेगराइज किया था, जिसमें से 4 ये है, और एक 5वां जो कैटेगरी है वो है डिपेंडेंट यूनियन का, ठीक है। तो ये 5 जो ट्रेड यूनियन की क्लासिफिकेशन थी ये की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट एफ हॉक्सी के द्वारा। तो इन्होंने बताया बिजनेस यूनियन, फ्रेंडली, रेवोल्यूशनरी, प्रीडेटरी और डिपेंडेंट। इन्होंने 5 टाइप के ट्रेड यूनियन बताए हैं और उसकी अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने बताई है, जिसमें से ये लाइन ली गई है, विच टाइप ऑफ यूनियन रिलाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग एज इट्स मेन मेथड ऑफ अचीविंग इट्स गोल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है बिजनेस यूनियन। बिजनेस यूनियन बेसिकली जो वर्क करती है उनका मानना होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं, वो बेसिकली बुरे लोग नहीं होते, वो अच्छे लोग होते हैं, बस उन्हें समझाने की जरूरत होती है। और वो जैसे ही उनको पता चलेगा कि लेबर की कंडीशन खराब है तो वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को ही अपना मेन वेपन बनाती है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग ही इनका मेन वेपन है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही उनसे कहती है कि मेरी मतलब ट्रेड यूनियन यानी श्रमिक की बातों को माना जाए, और वो सुनते भी हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्राइक है या और कोई जो पॉलिटिकल एक्शन है उसको अवॉइड किया जाता है जब तक ये जरूरी ना हो जाए, मतलब जब तक वो एकदम बहुत ही सीरियस कोई मैटर ना हो जाए। फ्रेंडली यूनियन बाकी सब ये अलग अलग है, जिनको आप मेरे लेक्चर में लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, इनको मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। Every worker is entitled to a rest interval of at least after 5 hours of work। ये जो है ये भी 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट से ही लिया गया है कि कोई भी जो वर्कर है उसे कितनी मतलब 5 घंटे में कितने मिनट का या कितने घंटे का रेस्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो क्या वो 10 मिनट का रेस्ट है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, या 30 मिनट का है? तो अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यहाँ पर जो वर्कर होता है उसे हर 5 घंटे के काम करने पर 30 मिनट का रेस्ट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये एक्सप्लेनेशन है। What is the maximum penalty for employers who fail to comply the provision of the Maternity Benefit Act of 2017? अब यहाँ पर याद रखिए कि 1961 का ये एक्ट था, इसे यहाँ पर 2017 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2017 में अमेंडमेंट हुए थे, जिसके बाद पेनल्टी और पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजन और भी जो छुट्टी से रिलेटेड, उनके वीक से रिलेटेड, वेज लीव से रिलेटेड प्रोविजन थे वो चेंज किए गए हैं, ठीक है। तो जो इसमें पूछा गया मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है। अगर पेनल्टी की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी,
तो पेनल्टी जो है वो 2000 से लेकर मैक्सिमम 5000 तक है। ठीक है, 5000 तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। और अगर ये मतलब इसको सही से नहीं माना जाता तो उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी है, जो कि मैक्सिमम 1 ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है। मतलब 1 साल तक की कैद भी हो सकती है और दोनों भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फाइन ऑफ ₹5000। बढ़ते अगले प्रश्न पर। According to the Factories Act 1948, every worker who has worked for at least dash in year is entitled to annual leave with wages। मतलब कहने का ये है कि कोई भी श्रमिक कितने साल में कितने दिन काम करेगा कि जिसके बाद उसको कुछ छुट्टियां पेड मिलेंगी, मतलब उसको उसके साथ छुट्टी के भी पैसे उसको मिलेंगे। तो कितने दिन उसे कम से कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या वो 100 दिन है, 150 डेज है, 200 डेज है, या फिर 240 डेज है। तो जब एक वर्कर 240 डेज काम करता है तो उसके बाद उसे क्या मिलती है, छुट्टियां, पेड लीव्स वगैरह मिलने लगती, मतलब जिसमें आपको छुट्टी के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, लीव विद वेजेस। ठीक है। हाउ मच प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर अ स्ट्राइक और लॉकआउट अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2020। तो 2020 में जैसा कि पता है 4 अलग अलग कोड आए थे। कोड ऑन वेजेस आया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन आया था, सोशल सिक्योरिटी आया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड उस पे कंडीशंस पे भी आया था। तो यहाँ पर कोड ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग कुछ पूछा गया है कि कितने दिन पहले की नोटिस देना पड़ेगा आपको लॉकआउट या स्ट्राइक करने से पहले। तो 7 दिन पहले देना है कि 14 डेज की 30 डेज या फिर 60 डेज। तो यहाँ पर कम से कम आपको 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को वो नोटिस देनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको ट्रेड यूनियन को वो नोटिस देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले, तो वो 14 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी ऐसी वीडियोस हम देते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।